जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इतिहास की वायसराय की सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे वायसराय लॉर्ड इरविन के बारे में, जिनका कार्यकाल सन 1926 से लेकर सन 1931 तक रहता है। आधुनिक भारत के इतिहास में लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, हम उन सब के बारे में डिटेल से जानेंगे। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी में आधुनिक भारत के इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे लॉर्ड इरविन के कार्यकाल सन 1926 से ही। तो देखिए, सन 1926 में ही भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल के द्वारा नौजवान सभा का गठन किया जाता है। तो नौजवान सभा का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भगत सिंह, छबीलदास और यशपाल के द्वारा। इसके बाद इम्पोर्टेंट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बारे में जानेंगे। तो देखिए, साइमन कमीशन से पहले हमें सन 1919 में जो आया था आपका भारत शासन अधिनियम आता है, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, सन 1919 में भारत शासन अधिनियम आता है और जिसमें कहा गया था कि 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ये कब कहा जाता है? तो ये 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा जाता है कि 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहाँ तक सफल है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है, जो साइमन कमीशन, इसकी जो नियुक्ति इस तरीके से कब की जानी थी? तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जानी थी मेन रूप से। ठीक है, ये कब की जानी थी? तो ठीक 1919 के भारत शासन अधिनियम के ठीक 10 वर्ष के बाद इसकी नियुक्ति की जानी थी। लेकिन क्या होता है, जिसका गठन तो कब को होना था? 10 वर्ष के बाद 1919 में होता है, 1929 में होना था भारत शासन अधिनियम के अनुसार। लेकिन 8 वर्ष में ही ब्रिटेन की कंजरवेटिव सरकार के द्वारा इस आयोग का गठन 8 नवंबर सन 1927 को कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ब्रिटेन में अगले ही वर्ष चुनाव होने थे और कंजर्वेटिव सरकार को ये भय था कि यदि चुनाव में लेबर पार्टी जीत जाती है तो वह भारतीयों के हित के लिए एक आयोग का गठन करेगी। ठीक है, क्योंकि अगले ही वर्ष चुनाव में हो सकता था कि कंजर्वेटिव पार्टी हार जाती और लेबर पार्टी जीत जाती। तो जो लेबर पार्टी थी वो श्रमिकों की पार्टी थी, वो आम जनता के लिए काम करती थी, अर्थात वो भारतीयों के लिए बहुत अच्छे कार्य करती। लेकिन इन्होंने क्या किया, और उसी समय इस पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही 10 वर्ष के बाद एक संवैधानिक आयोग का गठन किया जाना था। लेकिन ये क्या करता है, उस समय की जो कंजर्वेटिव पार्टी होती है वो कब? 8 नवंबर 1927 को ही इस आयोग का गठन कर देती है। ठीक है, इसीलिए 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी जाती है। आगे देखिए, क्योंकि इसकी जो नियुक्ति है वहाँ से कब? 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी कि ब्रिटेन से इसको मंजूरी दे दी जाती है भारत के लिए। और 3 जनवरी सन 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचता है। और फाइनली ये कब? 3 जनवरी 1928 में भारत आ जाता है। और जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित एक 7 सदस्यीय आयोग था। ये जो साइमन कमीशन, इसका नाम ही इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसके अध्यक्ष रहते हैं सर जॉन साइमन और इनकी अध्यक्षता में ही ये आयोग रहता है और जिसके सदस्य रहते हैं 7। ठीक है, जिसमें सभी सदस्य अंग्रेज रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भारत में संवैधानिक सुधार के लिए आता है साइमन कमीशन। ठीक है, और इसके सदस्य रहते हैं 7। लेकिन आगे चल के क्या होगा, लेकिन इसे बाद में इसका बहिष्कार भी किया जाता है। अब इसके जो 7 सदस्य रहते हैं सभी क्या रहते हैं? अंग्रेज रहते हैं और इसीलिए इस कमीशन को श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। सभी सदस्यों के अंग्रेज होने के कारण भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। फाइनली जब ये भारत आता है 3 जनवरी 1928 को, तो भारत में इसका विरोध किया जाता है और साइमन कमीशन वापस जाओ, इस तरीके के नारे भी भारत में लगाए जाते हैं। जब साइमन कमीशन भारत में अपना दौरा करने के लिए जाता है, तो साइमन कमीशन दौरे के लिए लाहौर पहुंचता है। सभी शहरों को होते हुए जब ये लाहौर पहुंचता है तो वहां पर बड़े पैमाने में किसानों के द्वारा हड़ताल की जाती है, जिस पर अंग्रेजों के द्वारा लाठीचार्ज की जाती है। पहले क्या होता है, जब ये साइमन कमीशन लाहौर पहुंचता है तो बड़े पैमाने पर वहाँ के किसान इसका विरोध करते हैं। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन भारत जाओ, इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। जब ये नारे लगाए जाते हैं, हड़ताल बहुत तेजी से हो जाती है, तो अंग्रेजों के द्वारा वहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है।
और जब लाठीचार्ज होता है तो लाठीचार्ज के दौरान ही लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं और जब इन्हें बाद में हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो हॉस्पिटल में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय पंजाब के उस समय बहुत सा लाहौर उस समय, क्योंकि भारत और लाहौर पंजाब सब एक ही हुआ करता था, सब भारत में हुए सभी हुआ करते थे ये सभी प्रांत। तो क्या होता है, ये उस समय के बहुत ज़्यादा फेमस नेता रहते हैं लाला लाजपत राय, जिनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये जो लाठीचार्ज है इसका जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? सैंडर्स ने। तो देखिए आगे चल के क्या होता है, तो अंग्रेजों के इस कार्य से उत्तेजित होकर उस समय जब इनकी मृत्यु हो जाती थी, उस समय के जो क्रांतिकारी थे, बहुत ज़्यादा गर्म दल के इस समय से उत्तेजित जो क्रांति थे, तो वो क्या करते हैं, वो सभी भगत सिंह के नेतृत्व में 17 दिसंबर सन 1928 को पंजाब के क्रांतिकारियों के द्वारा तत्कालीन पुलिस कप्तान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ठीक है, तत्कालीन पुलिस कप्तान रहते कौन है? सैंडर्स। तो उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसे सैंडर्स केस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, ये सैंडर्स की हत्या होती ही क्यों है? क्योंकि सैंडर्स के कहने पे ही लाठीचार्ज होता है और जिसमें लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। बाद में सैंडर्स की भी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सन 1928 में ही मोतीलाल जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी रहते हैं और सन 1928 में ये मोतीलाल नेहरू जी क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। नेहरू रिपोर्ट इनके द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और जब देखिए मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक इसी प्रकार से मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जिन्ना फार्मूला बनाया जाता है, जिसमें जिन्ना के द्वारा बहुत सारी मांगे की जाती है मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, और जो आपकी मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है इसमें इनके अनुसार जो है मांगे की जाती है। आगे देखिए, सन 1928 में ही गुजरात के बारदौली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह होता है। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह एक किसानों का सत्याग्रह होता है और जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बारदौली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी के माध्यम से दी जाती है। इनके नाम के पहले सरदार नहीं जुड़ा था, इनका नाम था वल्लभ भाई पटेल। लेकिन जब ये बारदौली सत्याग्रह करते हैं गुजरात में, तो वहाँ की महिलाओं के द्वारा महात्मा गांधी जी के माध्यम से इन्हें सरदार की उपाधि दी जाती है और बाद में इनका नाम हो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखिएगा, सन 1928 की घटना है। ये सभी घटनाएं किसके कार्यकाल में हो रही हैं? इरविन। ध्यान रखिएगा, इरविन उस समय भारत के वायसराय रहते हैं और हम देख रहे हैं वायसराय की सीरीज को। आगे देखिए, सन 1929 आ जाता है और सन 1929 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि हमने बताया, मोतीलाल नेहरू जी के बेटे रहते हैं। ठीक है, और पहली बार इनकी आंदोलन में एंट्री हो जाती है, भारत में स्वराज की मांग करेंगे। और जब 1929 का कांग्रेस अधिवेशन होता है, कब होता है? 1929 में, दिसंबर के लास्ट में ही होता था, तो दिसंबर में ही होता है। और नेहरू जी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ही रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया जाता है और पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। आधी रात को उस समय तिरंगा फहराया जाता है, रावी नदी के तट पर ये अधिवेशन होता है और वहीं पे ये तिरंगा फहराते हैं और फिर वहीं से कहते हैं कि अब हमें क्या करना है, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करनी है। महत्वपूर्ण घटना देखिए आगे की, 8 अप्रैल सन 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त के द्वारा पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के कारण क्या होता है, ये पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो जाता है 8 अप्रैल 1929 को, और जिसके कारण दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर खाली बेंचों पर बम फेंक दिया जाता है। क्या होता है, जब ये दिल्ली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उस पर बम फेंक दिया जाता है, तो बम फेंकने के बाद वे वहाँ से भागते नहीं है। सरदार इनका नाम एक बात याद रखिए, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई हमने पीछे पढ़ा वो अलग हैं, सरदार भगत सिंह अलग हैं, क्योंकि भगत सिंह को अभी इस केस के बाद में फांसी की सज़ा भी दी जाती है 23 मार्च को। इसीलिए भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, जब ये जो पब्लिक असेंबली दिल्ली में बम फेंकते हैं, तो बम फेंकने के बाद वे वहाँ से भागते नहीं हैं, बल्कि वे वहीं खड़े होकर पर्चे बांटते हैं। उन पर्चों में लिखा रहता है कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था। उन पर्चों में क्या लिखा रहता है कि
उनका जो मकसद है जो बम फेंकना का, क्योंकि उन्होंने जो बम फेंका था वो खाली बेंचों पर फेंका था जिसमें किसी की जान नहीं गई थी। उनका ये कहना था कि वो इसीलिए नहीं फेंके थे बम कि वो किसी की जान लेना चाहते हैं, बल्कि वे उन बहरों के कानों में आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं जिन्हें भारतीय जनता की चीखें नहीं सुनाई दे रही है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जा रहे थे। आगे देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने 79 समर्थकों के साथ गुजरात के साबरमती में, ठीक है ना, गुजरात में ये स्थान जो है साबरमती, गुजरात के साबरमती से कहाँ तक, दांडी तक 375 किलोमीटर की 24 दिनों की यात्रा के बाद दांडी पहुंचकर जब ये दांडी पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे नमक कानून को तोड़ देते हैं, है ना। आप लोगों ने दांडी के बारे में सुना होगा, वर्तमान में भी बहुत ज़्यादा गुजरात में है, क्योंकि महात्मा गांधी जी बहुत सारे कार्य हैं गुजरात में ही करते हैं, क्योंकि इनका जन्म ही गुजरात के पोरबंदर में होता है, 2 अक्टूबर सब जानते हैं, ठीक है। तो इससे पहले भी महात्मा गांधी जी बहुत सारे आंदोलन चला चुके थे भारत, ठीक है ना, आगे चल के भी भारत छोड़ो आंदोलन चलाएंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ने के बाद ये क्या करते हैं, गुजरात में ही रहता है, साबरमती से दांडी की यात्रा करेंगे शॉर्ट में देखें तो, और उसके बाद ये क्या करते हैं, नमक कानून को तोड़ने के बाद महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नाम से देखिए, एक बार आराम से देखिए, सविनय यानी कि बहुत अच्छे से विनय करके एक आंदोलन करते हैं। जब महात्मा गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही 5 मई 1930 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या होता है, इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये आंदोलन कर रहे थे उस समय, क्यों, ठीक है। सन 1929 में साइमन कमीशन जिस तरीके से हमने पहले देखा 1928 में आता है, लाहौर में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। फिर बाद में साइमन कमीशन ने बहुत बार भारत की यात्रा करते हैं, 2 से 3 बार, फिर लास्ट में क्योंकि सभी जगह इसका विरोध हो रहा था, और बाद में साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट को इंग्लैंड में प्रस्तुत कर देते हैं। जब साइमन कमीशन, देखिए वही कह रहा है कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, क्योंकि जो साइमन कमीशन है उसका कोई महत्व नहीं रहता है, और बाद में आगे चल के गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी भारतीय नेताओं को बुलाया जाता है। ये कहाँ पे होता है गोलमेज सम्मेलन, तो ये इंग्लैंड में होता है गोलमेज सम्मेलन, है ना, इंग्लैंड की सरकार के द्वारा ये आयोजित किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें भारत के जितने भी उस समय के बड़े और फेमस नेता थे उन सभी को बुलाया जाता है, किंतु कांग्रेस पार्टी उस सम्मेलन में भाग नहीं लेती है, ठीक है ना। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है कब, 1930 में होगा, जिसमें कांग्रेस पार्टी क्या रहेगी, भाग ही नहीं लेती है। इंग्लैंड के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कोई भी व्यक्ति क्या होता है, कांग्रेस पार्टी से भाग नहीं लेने जाता है, किंतु डॉक्टर BR अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, भारत की तरफ से जाते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं जाते हैं, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी जी कहाँ रहते हैं, जेल में बंद हो जाते हैं। और इन्हीं सब बातों से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाती है। आगे देखिए 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। क्या होता है, गांधी इरविन समझौता, ये महात्मा गांधी जी और उस समय के वायसराय इरविन के बीच एक समझौता होता है, जिसे इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाते हैं। जब गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है तो बिना किसी शर्त के वायसराय इरविन के द्वारा महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाग ही नहीं ले रही थी गोलमेज सम्मेलनों में। कारण ये था कि महात्मा गांधी जी जेल में बंद थे और कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से नाराज थी, और उनकी डिमांड थी कि महात्मा गांधी जी को छोड़ दिया जाए। जब महात्मा गांधी जी को रिहा कर दिया जाता है वायसराय इरविन के द्वारा सन 1930 में, ठीक है, सॉरी 1930 में नहीं बल्कि 1931 में महात्मा गांधी जी को क्या किया, क्योंकि 1930 में महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, 1931 में इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इन्हें गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना था। आगे देखिए सन 1931 में कांग्रेस अधिवेशन होता है, और जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों की मांग की जाती है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन किए जाते हैं कि भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब की जाती है, तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा।
तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने जाना वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल सन 1926 से लेकर 1931 की सभी घटनाओं के बारे में। यदि आपने लास्ट तक इस लेक्चर को देखा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।